अस्सलामुअलैकुम सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। 10:30 बज रहे हैं और मेरे घर की लिटिल लेडी की तबीयत ख़राब हो गई है। इसको देखिए बुखार बहुत तेज़ हो गया है। और इसके नाना इसकी अम्मा खाला पूरी रात इसके साथ जगे हैं। ये घर में खाला अम्मा के घर चप्पल नहीं पहनती है घर पे, और वो मार्बल का है, बहुत चिल्ड हो जाता है मार्बल तो वैसे भी, इसीलिए इसको इतनी तेज बुखार चढ़ा है। नाना इसके डॉक्टर के यहाँ लेके गए, अम्मी को बताया सुबह, अम्मी तुरंत भेजी खालू को पैसे से दे के, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर सर अभी नहीं बैठे थे। वो 12 बजे रात लेडी की तबीयत ख़राब है, देखिए लिटिल लेडी को। अब मैं परेशान हो गई हूँ। अब लिटिल लेडी की जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो मम्मा को अच्छा नहीं लगता है। ये इसके नाना इसके लिए लेके आए हैं पराठा, इसकी अम्मा। हाँ खा लो, ठीक ठीक खा लो। देखो इसके अम्मा खाला ने इसके लिए पराठा भेजा है, क्योंकि अब सभी तो मैं बहुत सफाई करूँगी तब बनाऊँगी ना, तो इसकी अम्मा खाला ने इसके लिए पराठे भेजे हैं। ये इसके पराठा और सब्जी। और अभी मैं जा रही हूँ सफाई करने और ब्रश करने, पूरे घर की सफाई करनी बाकी है, ब्रश बाकी है, तो उसके बाद मैं कुछ बनाऊँगी। उसके बाद लिटिल लेडी ने मुझे कहा था कि मम्मा छोला भटूरा बना देना, तो मैंने इसीलिए रात में ला के छोले को भिगो दिया। आज छोला मटर वाले छोले को मटर भिगो दिया है। लिटिल लेडी को मटर वाले पसंद है छोले ना? हाँ, लिटिल लेडी को मटर वाले छोले पसंद है। लिटिल लेडी उठो, हैंड वॉश करो ना। तो खाना कैसे खाओगी? आप खिलाओ। मैं जा रही हूँ ब्रश करने, मैंने ब्रश नहीं किया तो मैं खाना नहीं खिला सकती हूँ, मुझे वैसा नहीं अच्छा लगता। अभी अम्मी आ रही हैं, ठीक है? ठीक है। सुबह से घर की सफाई करते करते गोलू आ गए, गोलू को चाबी देना और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो करते करते 11:40 हो गए। अब सब लोग पूछेंगे इतनी देर में नाश्ता क्यों करती हो, इतनी देर में कुछ काम क्यों करते हो? नाश्ता क्या करना रहता है, चाय पीना रहता है और खारी करनी रहती है। बाबू आ गए, उसको देख के मैं अपसेट हूँ। मतलब अभी मम्मी बीमार थी, अम्मी को देख के अपसेट थी, अब बाबू बीमार है, बाबू को देख के अपसेट हूँ। बीच में खाला बीमार थी, अभी भी खाला फुली एंड फाइनल सही नहीं हुई है। खैर अब ज़िंदगी है, इसमें ये सारी चीज़ें देखनी ही पड़ती रहती है। जो आता है सबको देखना और हिम्मत के साथ ही रहना। टूटने से तो कुछ होना नहीं है कि हम टूट के बिखर जाना, तड़पने लगे। और खुद का भी ऑपरेशन होने ही वाला है, उसका तो है ही है। और एक नई बीमारी डिटेक्टेड हुई है, वो भी मतलब अगर अभी रिसेंट उसकी दवाइयाँ नहीं शुरू हुई तो उसका भी ऑपरेशन होना होगा। अभी मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने बताया कि हाँ इसको बाद में ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, अभी नहीं दवाइयाँ शुरू हुई, तो उसके लिए भी दिखाना। मैं मैम को दिखा नहीं पाई थी, तो उसको अभी मैं यहाँ जाके ब्रोकर डॉक्टर को दिखाऊंगी। और खैर मैं मटर छोला बनाने को स्टार्ट कर रही हूँ। बाबू ने बोला था ना कि मेरा मटर छोला आज खाना है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। ओह, ये मेरे इसमें रखा था, मेरे इस एप्रन के पॉकेट में। ये मैं मटर छोला की तैयारी कर रही हूँ। बाबू को खालू डॉक्टर क्या लेके गए थे, तो डॉक्टर मैं थे नहीं, आज संडे है तो वो 12 बजे से बैठेंगे, तो खालू अभी उनको लेके जाएंगे दिखाने के लिए। ओहो, मटर को उबालना है तो उसके लिए तैयारियां कर रही हूँ। मैंने कुकर के ढक्कन में पहले ये ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि इससे सीटी जब आएगी ना, जैसे ये छिलके थोड़े से फंस जाते हैं आके इस ढक्कन में इस तरफ, तो सीटी जब आती है ना तो पूरी पानी इसका बाहर मटर का उबलने लगता है। और मटर उड़द की दाल में तो हमेशा ऐसे ही होता है, सब लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ ही नहीं। तो इसीलिए ये लगा देती हूँ ना, तो छिलके बाहर नहीं आते हैं, मतलब पानी बाहर नहीं आता है। ये मटर बनाना तो समझ लीजिए किचन की शामत आ जाती है। और अब मैं इसमें ये कटे हुए प्याज शामिल कर रही हूँ।
हैं, लगता है चाट ठेले वाले का चाट जो होता है ना वैसे लगता है, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है कि मैं उसको जाके चेक करूँ। सुबह से इतना लेट वैसे ही हो गया, और अब मटर बनाते समय 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, तो नहीं 12 बजने में सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। अगर अब मैं लेट करूँगी तो मुझे चाय भी पीना है, तो मैं कब चाय पीऊँगी, और अगर सोचूँ चाय पी के तब बनाऊँगी तो मेरी बेटा को खाना है, उसको डॉक्टर के अभी फिर उसके नाना लेके जा रहे हैं। अच्छा, नाना उसके फिर बुला लिए, वो लेके जा ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो देख के बनाना, फिर चाय पीऊँगी, वीडियो देखूँगी तब बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो जैसे हमेशा मैं बनाती हूँ ना वैसे ही बना रही हूँ। और वैसे मेरा मटर छोला सबको बहुत पसंद आता है, मेरे शॉप पे, मेरी बेस्टी के घर पे सबको बहुत पसंद आता है। मगर बात ये है ना कि आज बाबू की तबीयत ख़राब हो गई ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, और कुछ अच्छा भी, मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी नहीं अच्छा लगता, बाबू की तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी नहीं अच्छा लगता, खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है तब तो घर की सारी रौनक ही गायब हो जाती है, खाला नहीं आती तो। काम भले ही मतलब मैं सारा कर लेती हूँ, खाला वजह से मेरी सब्जी काटती हैं, आटा गूंथती हूँ और सब्जी काटती। खाला को बुलाने का मतलब, खाला का मेरे घर में प्रेजेंट होने का मतलब सिर्फ काम ही नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी तो खाला सब्जी काटती हैं, दाल चावल बना देती हैं, दूध गर्म कर देती हैं, तो चलो दूध तो अम्मी गर्म कर देती है, अम्मी नहीं रहेंगी तो मैं लेके फ्रिज में रख दूँगी, जैसे अम्मी कहीं चली जाती हैं तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, मैं बाद में गर्म कर लूँगी, सब्जी मैं बाद में काट लूँगी, कोई मसला नहीं। और दाल में ज़्यादा खाती नहीं हूँ, अम्मी ने कल कहा तो मैं यस्टरडे दाल बना दी थी। बट खाला का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब घर में सबका प्रेजेंट होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जा रही हूँ चाय पीने के लिए, उसके नाना आके उसको लेके चले गए। और एक खुशखबरी है, मेरे रोड की कंस्ट्रक्शन जो थी वो शुरू हो गई, मतलब मरम्मत उसकी शुरू हो गई, पूरी रोड नहीं बन रही है, जितनी रोडों की खुदाई हुई थी रमज़ान के टाइम में वो अब बन रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ फीमेल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट फीमेल हॉस्पिटल है, तो यहाँ गाँव से लोग आते हैं, बहुत सारे, सब लोग कार से नहीं आते हैं, ऑटो से भी आते हैं, तो ऑटो से जाने में जो हम लोगों को इतना आजकल लगता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को जिनकी डिलीवरी नज़दीक, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी, ये बात यहाँ के नगर पालिका को पहले ही सोच लेना चाहिए था। और ये तो जहाँ तक रोड है वहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद जो पाथ लगे हुए हैं, पाथ पत्थर वाले, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गए हैं, जो खुदाई हुई थी उसके बाद उसको ऐसे भर दिए हैं, कहीं गड्ढा, उस पर ऑटो चलती है तो लग रहा है कलेजा और ये पूरी आंत तो बाहर आ जाएगी। पता है प्रेग्नेंट लेडी का क्या होता होगा। तो ये तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जो गिट्टी वाली है हमारे रोड, जो हमारे रोड के आगे से जहाँ पर्दे वगैरह की दुकान है वहाँ पे पत्थर लगे, वो पाथ लगे हुए हैं, वो निकलवाए और उसको बाद में ऐसे अनसिस्टमेटिकली उसको भरवा दिया, और कहीं पे भरा भी नहीं है। वहाँ से जब प्रेग्नेंट लेडीज़ की ऑटो गुजरती होगी तो उनको कितनी तकलीफ होती, ये बात यहाँ के नगर पालिका को समझ में नहीं आती। और ऊपर से 9-9 महीने लग जाते हैं खाली मरम्मत कराने में, ये बहुत गलत बात है। मतलब बहुत। अम्मी से मैं लखनऊ के बारे में पूछ रही हूँ कि मेरे पैदा होने से पहले अम्मी डैडी के साथ में लखनऊ में ही रहती थी, तो मैं अपनी अम्मी से पूछ रही हूँ कि लखनऊ तब कैसा था। अम्मी हाँ बताओ, पहले लखनऊ में जाम लगता था? लगत रहा चौराहा और हाँ, इतना ज़्यादा जितना अब है इतना तब कार तो 1-2 रही होंगी? नहीं, 1-2 नहीं, अच्छा खासा नहीं, तभी भी अच्छा खासा कार था। अच्छा इतना ज़्यादा अच्छा, मैं तभी भी लखनऊ इतना सुंदर था? नहीं, तब इतना सुंदर सिर्फ पुरानी बिल्डिंग रही होगी, नई बिल्डिंग जो सब बने मॉल वगैरह कम था। मतलब नई बिल्डिंग, मॉल, ये सब सुपर मार्केट, फ्लाई ओवर भी नहीं रहा होगा, जो ऊंचा सा जो पुल बना रहता है जिसपे गाड़ी चलती है, जो पॉलिटेक्निक पे हाँ नहीं, ये तो अभी पॉलिटेक्निक का ही अभी बना है, हमारे टेढ़ी पुलिया पे अभी बना है, शहीद पथ जंगल रहा होगा वो अभी बना है, तो फ्लाईओवर कहाँ रहा होगा? बीबीडी के सामने तो जो मैं 2009-10 में लखनऊ जाती थी तब भी जंगल था, तब की बात तो छोड़ो ही ना। मतलब मेरी अम्मी ने मुझे लखनऊ में ही कंसीव किया है, तो इसीलिए शायद मुझे लखनऊ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अपने सिटी के बाद मतलब मुझे बलराम, वैसे लखनऊ भी मेरी ही सिटी है क्योंकि वहाँ भी मेरा घर है, लेकिन मेरा मेन सिटी तो बलरामपुर ही है। तो यहाँ के बाद मुझे अगर कहीं से मोहब्बत है तो वो लखनऊ से, शायद इसलिए कि वो राइट हैंड पे है, फ़ौरन पहुँच जाते हैं, और वहाँ मेरा घर भी है, शायद इसलिए। घर नहीं था तभी भी मुझे मोहब्बत है कि शायद वो राइट हैंड पे है, एक बार पहुँच जाओ सुबह ही और रात में लौट आओ। और दूसरी मुझे लगता है कि जो अनविजिबल है, जो रीज़न है वो ये है कि मेरी हड्डियाँ लखनऊ से लखनऊ के पानी से बनी है, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे वहीं पर कंसीव किया था। शायद मैं 1 महीने की अपनी अम्मी के पेट में थी तब मेरी अम्मी वहाँ से आई। 8-9 महीने लखनऊ में? हाँ, तब ओहो, मैं पूरी की पूरी लखनऊ की बनी हुई हूँ। नहीं तब भैया से पेट में यार, मगर लखनऊ में मतलब पूरी की पूरी में 8-9 महीने की लखनऊ में अम्मी के पेट में थी। तो क्योंकि मेरी हड्डियाँ जो है ना वो लखनऊ से ही बनी, इसीलिए मुझे लखनऊ से इतना प्यार है, क्योंकि ये हड्डियों में लखनऊ का पानी जज्ब है, इसीलिए वहाँ से प्यार है मुझे।
अब मैं जा रही हूँ अपना छोला बनाने। बाबू को लेके उसके नाना चले गए हैं डॉक्टर के यहाँ, तो मैं पहले प्याज डालती हूँ, तो मैं जल्दी से छोला बना देती हूँ उसके आने से पहले। ये मेरे मसाला है, इसमें छोला मसाला है एवरेस्ट का, और धनिया है, नमक है, और हल्दी है, और थोड़ी काली मिर्च पाउडर है। उस वजह से मुझे काली मिर्च पाउडर ऊपर से डालना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया, तो चलो अब कोई नहीं, डाल दी तो डाल दिया। और मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ ना, क्योंकि मुझे यूट्यूब वाले जो छोले होते हैं लोगों को देख के मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, बट मैं क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं कि मैं उसको देखूँ, और जब मैं पहले देख लेती हूँ तो अभी तक मैं भूल जाती हूँ, हर चीज़ भूलती बहुत हूँ। खैर मैं अभी फ़ौरन इसको जा रही मसालों को भूनने के लिए। लगा है ना, तो बाद में लगा, वो पहले लगा है। मुझे लगा छोला मसाला मुझे थोड़ा और एक पैकेट डालना पड़ेगा। मैं पाउच वाले पैकेट से ले आती हूँ, क्योंकि पैकेट जो पैक वाला लाने वाले में होता है ना, एक तो उसमें क्वांटिटी नहीं पता चलती, और दूसरा जो बचता है उसको कहीं भी रखो ना, छिपकली अगर आया करती तो उसको एक बड़े डिब्बे में मैं खड़े खड़े करके रखती हूँ, जबकि मैं उसके लिए एक ऊंचा डिब्बा अलग से लखनऊ से लेके आई थी, तो खड़े खड़े रखते फिर भी वो गिर जाते हैं, तो दो डिब्बे गिर गए खुले खुले, तो दोनों के मसाले मिल जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कौन सा किसका मसाला है। क्योंकि मेरे पास मसाले बहुत तरह के होते हैं, राजमा मसाला, छोला मसाला, रायता मसाला, कॉर्नफ्लोर का मैं यूटिलाइज बहुत। मैंने ना ये पीतल वाले कलछुल निकाल लिए हैं। मुझे पीतल के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तांबे के बर्तन क्या होते हैं ना, उसमें तो वो लग जाता है, पता नहीं क्या, एक हरी हरी फफूंदी टाइप का लग जाता है, फिर उसका कलर उसमें से कलर निकलने लगता है। लेकिन पीतल के बर्तन में मोस्टली ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा पीतल और तांबे के बर्तन थे, पूरा नीचे का कमरा भरा था, ऊपर भंडार खाने में भी आधा भंडार खाना उसी से भरा रहता था। भंडार खाने के सारे अलमारियों पे पीतल के ही मटके भरे रहते थे। तो मुझे पीतल के बर्तन बहुत पसंद हैं, और ये बर्तन मुझे मिल गया, ये मेरी अम्मी निकाली थी। ये शायद खाला की शादी से पहले कानपुर से अम्मी ख़रीद के लेके आई थी, तो बहुत सारा बर्तन दी थी, तो ये रख दी थी, बहुत ज़्यादा हो गया था, एक एक चीज़ का ही सारा हो गया था, तो रख ली थी अम्मी। तो ये वही वाला है। तो मुझे पीतल के बर्तन बहुत पसंद है। और वैसे बर्तन तो मुझे चांदी की भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा मन करता है कि मैं चांदी के बर्तन यूज़ करूं, लेकिन खैर सिचुएशन जिसकी मतलब जितनी कैपेसिटी हो उतनी ही सोचनी चाहिए। वो एक डिज़ायर है कि चांदी के बर्तन में मैं खाना खाऊं। खैर मेरी बेटी के लिए मैंने पूरे चांदी के बर्तन खरीद लिए खाना खाने के, और प्लेट, बाउल, प्याली और ग्लास सब कुछ उसका है। तो मेरी बेटी के पास तो सारे चांदी के बर्तन है। मेरी तमन्ना है कि जब मेरी बेटी की शादी हो ना, जैसे लोग शादी में बहुत सारा सामान देते हैं, फ्रिज, टीवी, ये वो तो मैं सोचती हूँ ये सब तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये सब के यहाँ होता है। फ्रिज, टीवी, अलमारी, गैस चूल्हा, बर्तन सब के यहाँ होता है। तो बेड हाँ आप दे सकते हैं कि आपकी बेटी को कौन सा पसंद है, तो मतलब मैं सब की बात नहीं करूँ, मेरी जो चॉइस है, किसी की क्या चॉइस है वो तो सबकी पसंद अलग होती है ना। तो मतलब बेड तो मैं दे सकती हूँ कि बेड मेरी बेटी को क्या पसंद होगा, कैसा फर्नीचर वो दे सकता है, जैसे मतलब देखा जा सकता है। गाड़ी भी सबके पास खुद की होती है, क्यों गाड़ी देनी है भाई, सबको खुद अपनी पैसे की गाड़ी खरीदे लड़का, उसको गाड़ी क्यों देनी है ना। तो फर्नीचर उसको है ना कि फर्नीचर दिया जा सकता है, फर्नीचर दूंगी। और उसके सिवा हाँ टीवी उसके रूम के लिए पर्सनल, लेकिन लड़के के रूम में ऑलरेडी उसके रूम में टीवी होनी चाहिए। अगर वो लड़का अपने रूम में टीवी नहीं लगाए तो वो मतलब उसके घर ही वैसे सिस्टमेटिक नहीं है, तो उसके घर में टीवी भी होनी चाहिए, फर्नीचर भी उसके घर में होगा ही। तो फर्नीचर भी मुझे लगता नहीं देना चाहिए, चलो वो भी कैंसिल कर लेते हाँ मुझे चांदी का पूरा डिनर सेट जैसे होते ना, 3 डोंगे होते हैं उसमें, और 6 प्याली बड़ी, 6 प्याली छोटी, ग्लासेस 6 प्लेट्स बड़े, 6 प्लेट छोटे, वो मुझे पूरा डिनर सेट चांदी का देने का मन करता है। बस मुझे इतना ही देने का मन करता है। लड़के का कपड़ा, मेरी बेटी की जितने सारे कपड़े, उसके घर वालों के एक सूट, बस मुझे उससे ज़्यादा कुछ देने का मन बिल्कुल नहीं करता। और सब वेस्टिंग ऑफ मनी है, क्योंकि और सब सबके घर में खुद ही होता है, और जिसके घर में नहीं हो तो उस घर में फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस घर में मतलब मुझे अपनी बेटी की नहीं करनी, जिसको और करनी है वो कर सकता करे, उसका मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब किसी के घर में कुछ नहीं है फिर भी कोई करना चाहता है तो उसकी
पसंद तो बिल्कुल करनी चाहिए, मगर मतलब मेरी पसंद जो है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कतई दूसरे की बात नहीं कर रही हूँ भाई। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई इसको अदर वे में ना ले ले। मगर मतलब मुझे ऐसा सबके लिए कह भी नहीं रही हूँ, मतलब मैं अपनी बेटी की शादी से घर में कतई नहीं करना पसंद करूँगी जिसके घर में खुद पहले से बेड ना हो, फर्नीचर ना हो और सारे सामान ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ना हो, घर अच्छे से बना, तो मैं कतई भी करना पसंद नहीं करूँगी। क्योंकि माशाल्लाह से मेरे घर में सब कुछ है और जो कुछ नहीं है वो मैं मुहैया करने की कोशिश भी करती हूँ। तो सब कुछ उसके घर में पहले से हो। बस हाँ, मुझे लग रहा है कि चांदी की पूरे डिनर सेट मैं अपनी बेटी को शादी में ज़रूर दूँगी। बस मुझे इतनी तमन्ना है और ज़्यादा कुछ देने की तमन्ना नहीं है। और शादी में मुझे ना अपनी बेटी की सिर्फ 200-300 लोगों को बुलाने का पूरा है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा लंगर लगाने का कोई शौक़ नहीं है, पैसा वेस्ट करने का। और वैसे मेरी मम्मी मेरी बेटी के बर्थडे में, फर्स्ट बर्थडे में 1000 आदमी को इनवाइट करी थी और उसके अकीका में भी 1000 आदमी को मेरी अम्मी इनवाइट करी थी। तो वो मुझे कतई शौक़ नहीं ना, मुझे ये सब पसंद नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ करना, इतनी शोशेबाजी क्यों करनी है। अगर इतना पैसा, उसी पैसे को बचा के किसी गरीब गांव में दे दीजिए। गवर्नमेंट जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं जहां लोग मर रहे हैं दवाइयों के लिए, लोग अपनी औलादों को से मरते हुए देख रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं दवाई के, उनको दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा काम होगा। ये लंगर लगा के एक टाइम सबको खाना खिलाने के, 1000 किस्म के खाना बनवा के। तो मैं तो पूरा प्लान करी कि अपनी बेटी की शादी में 300 पर्सन से ज़्यादा ना हो हमारी तरफ से, और जो बारात में आ जाए, और बारात में भी पूरा बोल दूँगी मैं पहले से ही कि पूरे ख़ानदान को लाने की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, 50 आदमी आइएगा बस। मतलब वो तो अभी 20 साल बाद की बात है, लेकिन अभी बता दे रही हूँ, आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से ना, आप लोगों से हर बार शेयर करती हूँ तो ये भी कर लिया। मैंने छोले में ऊपर से नमक, मतलब पानी फिर से मिलाया थोड़ा पतला करने के लिए ना, तो नमक मिलाना पड़ा कि नमक कम ज़रूर हो गया होगा। और फिर मैंने थोड़ी काली मिर्च पाउडर और मिलाई और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा मिर्च मिला दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग छोला मसाला कम हो गया है। और मिर्च भी मैं कम ही डाली थी, तो मुझे लगा कि कुछ मतलब कम हो जाएगा चटपटा, तो फिर मैंने थोड़ा ज़ीरा मिर्चा पाउडर मिला दिया ऊपर से। मेरा छोला बनके तैयार हो गया। अभी मैं अपने गेस्टी के यहाँ भेजूँगी और फिर घर पे सब लोग खाएंगे, और फिर उसके बाद में मैं अपने शॉप पे लेके जाऊँगी, जब जाऊँगी तब, मेरी शॉप की फैमिली के लिए। अब इसमें हरी धनिया डाल रही हूँ मैं सब। अब इसमें मैं हरी धनिया मैं काटी नहीं थी उस समय, भूल गई थी, अभी मैं काटी हूँ हरी धनिया को। तो इसमें अब मैं हरी धनिया शामिल कर रही हूँ। ये मैंने हरी धनिया शामिल कर दिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं हर चीज़ में हरी धनिया ज़रूर शामिल करती हूँ, हर सब्जियों में। मुझे हरी धनिया और हल्दी दोनों के कलर बहुत पसंद आते हैं, हर चीज़ में मुझे कलर से बहुत प्यार है। हरी धनिया से कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होती खुशबू में, बस मुझे अच्छा लगता है ना, इसकी खुशबू अच्छी लगती है। लाओ कस्तूरी मेथी भी मिला देती हूँ ना थोड़ी सी, उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू। और मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दे रही हूँ। वैसे मैं पहले कस्तूरी मेथी नहीं डालती थी किसी चीज़ में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें इस खुशबू की ज़रूरत है। मगर कस्तूरी मेथी की खुशबू से लगता है ना कि होटल का खाने की खुशबू आने लगती है। अभी बेस्टी को कॉल करूँगी कि वो किसी को शोएब को भेज दें, क्योंकि उसके यहाँ लोगों को मेरा छोला बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं छोला बना के ले आई हूँ कुछ खाने के लिए थोड़ा सा, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। बाबू को लेके अभी उसके नाना आए नहीं हैं, और मेरी बाबू की तबीयत ख़राब थी तो उसको फ़ीवर था, मतलब बुखार बहुत तेज़ था। तो उसके नाना और उसकी अम्मा खाला रात भर उसको पट्टियाँ रखते रहे सर पे, लेकिन मुझे या मेरी अम्मी को रात भर कॉल नहीं किए, और पूरी रात वो दोनों लोग देखते रहे। सुबह 7 बजे खालू अम्मी को कॉल की, तो अम्मी को लगा कि कार की चाबी मांगने के लिए कर रहे होंगे, गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि स्वीपर्स लोग जो झाड़ू लगाते हैं सुबह, नाली की सफाई करते हैं, तो कार को हटवाने के लिए बोलते हैं। तो मुझे लगा, अम्मी को लगा कि शायद वो लोग इसीलिए कहे होंगे खालू से, तो खालू चाबी मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं सुबह सुबह कि गाड़ी को आगे पीछे कर दे। तो अम्मी को उठने का मन नहीं करता, तो दरवाज़ा छुएंगी तो हाथ धुलेंगे ये वो, तो अम्मी इसीलिए फ़ोन नहीं उठाई, और मतलब अम्मी बात तुरंत नहीं करी। अम्मी जब बाद में करी तो उनको पता चला बाबू की तबीयत के लिए कर रहे थे। तो मतलब ये कह रही हूँ कि मेरी फैमिली में ऐसा है ना कि जैसे मतलब मेरी बेटी है, लेकिन उसकी अम्मा, मेरी खाला, उसकी अम्मा खाला, उसके नाना, मतलब मेरे खालू उसको पूरी रात देखते रहे, खुद जागते रहे, लेकिन हम लोगों को नहीं जगाए। तो ये होती है फैमिली, ये होती है अपनापन। अगर काश हर लोग एक दूसरे को ऐसे ही मोहब्बत करते रहें तो कितना कितना खूबसूरत हो जाए। क्यों किसी के बीच में झगड़ा हो, क्यों किसी के बीच में लड़ाई हो। मतलब ये है मेरी फैमिली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये है मेरी फैमिली, ये मेरे जो कज़िन्स हैं, मेरे जो सब लोग हैं, और मेरी जो दोस्त हैं सब्बो, उसकी फैमिली। सब्बो को पता ही नहीं होता, मैं सेबू को बुला के कहीं भी चली जाती हूँ उससे रात में, सेबू को कहीं भी कह देती हूँ भैया ये ला दो, मुझे डॉक्टर के यहाँ से आओ ले जाओ, जैसे कभी मैं यहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाने गई तो ये होती है फैमिली, ये होती है अपनाहियत। तो मैं बहुत लकी हूँ वाकई में, इस मामले में बहुत लकी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, नज़र ना लगे हमारी खुशियों में।
मेरे बच्चा को बहुत तेज़ बुखार था और मैं शावर लेके बस जाने ही वाली थी, तभी ये डॉक्टर के यहाँ से आई हैं इनके नाना, और ये 12 बजे यहाँ से दोबारा गए हैं और आए हैं ये लोग 4 बजे के टाइम ये लोग आए हैं। और जबकि खालू ने इमरजेंसी में इनको चेक करवाया उसके बाद। तो फिर मैं इनसे बोली कि बेटा आज यहीं पर सोना। अम्मी भी पहले से कही थी आज प्लानिंग करेंगे इनको यहीं पर सुलाने के लिए, तो हमेशा तो ये तुरंत कहती थी नहीं। तो आज इनसे जब मैंने कहा बेटा यहीं पे सुनो, तो कहीं मम्मा आज क्या तुम दुकान पे नहीं जाओगी? तो मैंने कहा बेटा दुकान पे तो जाऊँगी, लेकिन अम्मी कही थी कि 7 बजे तक खाला के पास भेजेंगे, क्योंकि खाला यहाँ नहीं आ पा रही। तो मेरा भी दिल धड़क रहा था कि बाबू को फिर अम्मी जाएंगे छोड़ने के लिए, खाला गया फिर अम्मी शावर लेंगी। फिर अम्मी की जब तुम दुकान से 8:30 बजे तक आना, 9 बजे तक जल्दी चली आना, तो आगे बाबू को लेती आना। तो मैंने कहा हाँ अम्मी कोई बात नहीं है, मैं ले आऊँगी। लेकिन मेरे दिल में भी था कि बच्चा अगर आज ऐसे पूछ लिया नहीं कि वो मेरे पास रुकना चाह रही है, क्योंकि उनको क्राफ्ट बनवाना है मेरे साथ में, कई दिनों से कह रही थी। तो मैंने कहा मेरे पास उतनी छुट्टी है नहीं, और ट्यूसडे को जो इरम अप्पी आएगी उसके साथ मेरे हेयर मुझे सर्विसेज लेने हैं, तो मैं कैसे करूँगी? तो फिर जब मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा कि मम्मा आप क्या दुकान नहीं जाओगी, तो फिर बाद में मुझे शावर लेने के बाद मैं तैयार होने जा रही थी, फिर मुझे लगा नहीं मेरी बेटी के लिए मैं एक दिन छुट्टी क्यों नहीं ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ। तो फिर ये दूसरे दिन ही जब मैं बलरामपुर में दुकान खुली है और मैं नहीं गई हूँ। मेरी लाइफ में तीसरा दिन है। मेरे लाइफ में 12 साल की मेरी जो जॉब है मैं कर रही हूँ, अपनी दुकान की जो काम कर रही हूँ उसमें मतलब ये तीसरी बार है कि मेरी दुकान खुली और मैं नहीं गई। एक बार था 2015 में, लास्ट 2016 में हुआ, तो मेरी शादी से पहले। एक बार ऐसा हुआ जब इरम की दावत थी, तो वो इरम के लिए, क्योंकि इरम भी मेरे लिए बड़ी स्पेशल है, तो उसकी दावत में कुछ कमी ना रह जाए, और मैंने जो उसको डेट दिया है ट्यूसडे के अंदर, इंतज़ार नहीं कर सकती थी उसको बुलाने के लिए, तब किया मैंने। और एक ये मैंने अपने आज सोना के लिए, क्योंकि मैं बलरामपुर में रह के और दुकान नहीं खुलवाई हूँ, मेरी सोना सो रही है रात भर। ये दोनों जगह हैं, ये मतलब तीनों, ये इसके नाना और इनकी अम्मा खाला। तो इसीलिए मैं अपने बच्चा को छोड़ के आई नहीं कि आज मैं तो घर पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शशि मेरी टेक्निकल एडवाइज़र भी है और फोटोग्राफ़र भी है। तो शशि को आज मैं घर दुकान पे बुलाई थी कि शशि आना और मुझे तुमसे कुछ पूछना है टेक्निकल। वो मैंने मॉर्निंग में उसको कॉल कर दी थी, क्योंकि आज संडे, आज वो घर पे भी होगी, तो मतलब अपने रूम पे रुकी होगी वो। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है, मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर तक उसका गाँव होगा यहाँ से। तो लेकिन वो यहाँ पे रह के यहाँ के डिग्री कॉलेज से पढ़ाई कर रही है, BSc 3rd ईयर उसका है। तो मैंने कहा बेटा आ जाना। वो बोली थी हाँ दीदी मुझे भी आपसे मिलना था, मैं आप नहीं थी तब मैं आपकी शॉप पे गई थी, मतलब तो आपने तो मैं आप मिली नहीं, इसलिए मुझे आपसे मिलना भी है। तो मैंने कहा हाँ बेटू मैं भी आऊँगी दुकान पे और तुम भी आ जाना, मतलब दुकान पे मैं आऊँगी तो तुम भी आ जाना। तो फिर अभी जब मैंने ये प्लान चेंज किया, दुकान ना जाने का सोचा, तो मैंने शशि को कॉल कर दी, क्योंकि भाई उसको बताना भी ज़रूरी, वो मेरे लिए पता नहीं निकल के खाली जाए और उसको ज़रूरत भी ना हो बाहर जाने की। तो मैंने उसको बताया कि बेटा मैं जा नहीं रही दुकान पे, अगर तुम्हें निकलने का मन करेगा तो तुम मार्केट दुकान पे ना जाके मेरे पास इधर चली आना, मतलब जैसे जितना दूर दुकान पड़ेगा उतना दूर ही घर पड़ेगा, शायद थोड़ा सा 15-20 कदम और ज़्यादा पड़ेगा बस। तो वो बोली कि, तो फिर उसने मैसेज किया कि ठीक है दीदी मैं आ जाऊँगी शाम में। तो आज मेरी शशि यहाँ पर आएगी। वो मेरी फ़ोटोग्राफ़र भी है और मेरी टेक्निकल एडवाइज़र भी है। उसने मुझे मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया, मतलब फ़ोटो से उसने लगाव लगाया, और फ़ोटो से लगाव ने मुझे क्या से क्या, मतलब क्या से क्या मैं वो मेरे सोच हो गए, मुझे पता ही नहीं, मैं एकदम फ़ोटो को लेके क्रेज़ी हो चुकी हूँ। तो और शशि ने मुझे मोबाइल में बहुत कुछ सिखाया, वरना मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं स्टेटस तो मुझे महक ने सिखाया था कि स्टेटस कैसे लगाते हैं, मैं जानती भी नहीं कि स्टेटस क्या होता है और कैसे लगता है, वो तो मुझे महक ने सिखाया था स्टेटस। मगर और एडिटिंग करना भी महक ने सिखाया था मुझे, मतलब मगर और सारी चीज़ें मुझे शशि ने सिखाई है, सारी और बहुत लोगों से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, मगर और मेन सारी चीज़ें मुझे शशि ने सिखाई है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की और शशि की भी, और जिन शुक्रगुज़ार हूँ यूनिवर्स की, और जिन लोगों ने भी मेरी लाइफ में किसी भी तरीके से सपोर्ट किया, सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अकेले इतनी खुशहाल नहीं हो सकती थी, इतनी खुशगवार मेरी लाइफ नहीं हो सकती थी। सबके सपोर्ट से मैं इतनी खुशगवार हूँ, और सबका बहुत मेरे मतलब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे वो महक रही हो, शशि रही हो, या मेरी इरम है मेरी हेयर ड्रेसर, उसने भी बहुत मतलब मुझे बहुत कुछ फ़ोटो। शुक्रगुज़ार हूँ यूनिवर्स की, और जिन लोगों ने भी मेरी लाइफ में किसी भी तरीके से सपोर्ट किया, सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अकेले इतनी खुशहाल नहीं हो सकती थी, इतनी खुशगवार मेरी लाइफ नहीं हो सकती थी। सबके सपोर्ट से मैं इतनी खुशगवार हूँ, और सबका बहुत मेरे मतलब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे वो महक रही हो, शशि रही हो, या मेरी इरम है मेरी हेयर ड्रेसर, उसने भी बहुत मतलब मुझे बहुत कुछ फ़ोटो
मैं बस मतलब हेल्प करती थी फ़ोटो लेना, और बालों के लिए भी उसने मुझे इतने, जो मेरे बालों के सर्विसेज उसने दी हुई, तो उसकी भी बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि उसने मुझे एकदम नया रुख, उसने भी मुझे मतलब एक नया रूप दे दिया, एक नया रूप दे दिया। नई रुख तो मुझे शशि ने दी मेरी लाइफ को, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे मैं हमेशा से फैशन प्रस्त थी नो डाउट, मगर अपने कायदे में रहते हुए, अपनी जो बाउंड्रीज़ है मेरी कम्युनिटी की उसमें रहते हुए। अब कोई बहुत ज़्यादा सोचता है कि आप इस तरह नकाब में रहो, पर्दा में रहो, दुपट्टे सर पे डाल के रहो, तो नो डाउट सर पे दुपट्टा डालना कोई गलत नहीं है, मगर अगर मैं सर पे दुपट्टा नहीं डालती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इमोडेस्ट हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, जैसे कि मेरी परमिला भी है, उसने मुझे सबसे पहले कहा कि दी आप अरबी ओवल से शुरू करिए ब्लॉग को। तो मेरा बच्चा गोलू, मेरा बच्चा गोलू और मेरे अफरोज़ भाई का भी मैं किस कदर एहसान अदा करूँ कि जब भी मैं किसी डिप्रेशन में रहती हूँ, उनको पता रहता है दिन से ही कि आज ये डिप्रेशन में है, या छुट्टियों पे हम दोनों अपने अपने घर पे, फिर भी उनको पता चल गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ये हर बात मैं उनसे और शब्बों से शेयर करती हूँ। तो डिप्रेशन क्या होता है, कुआं होता है, उसमें चले जाती हूँ, लेकिन अफरोज़ भाई मेरे कितनी भी रात हो जाए, जब तक मुझे उस डिप्रेशन के कुएँ से बाहर निकाल के रोड पर रन ना करा दे, खुशियों के रोड पर, तब तक वो मेरी कॉल ये नहीं कहेंगे वो कभी कि सोना, वो कभी नहीं कहते कि मैं सोने जाऊँगा, हमेशा मैं कहती हूँ कि अब अच्छा जाइए सो जाइए, तब वो जाके सोते हैं। तो मतलब मैं क्या करती हूँ उनके लिए, मैं क्या करती हूँ, मगर वो मुझे इतना मानते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, मेरी हर पर्सनल मैटर को जानते हैं। जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ, किसी पर्सनल पार्टिकुलर पर्सन को लेके हुई, तो हमेशा उन्होंने मुझे इतना समझाया, और हम दोनों को हमेशा जोड़ने की कोशिश की, कभी अलग करने की कोशिश नहीं की। तो मैं अफरोज़ भाई की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बेस्टी ने मेरी लाइफ को, मतलब मैं क्या बताऊँ, हम लोग 28 साल के दोस्त हैं। तो 28 साल की दोस्ती को मैं कैसे बताऊँ कि उसको एक्सप्लेन मैं इतनी थोड़ी सी चीज़ों में नहीं कर सकती हूँ। बस शी इज़ द पिलर ऑफ माय लाइफ। और अफरोज़ भाई इज़, आई कैन से कि लाइक द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। मेरा गोलू, मेरा बच्चा तो मतलब मेरे लिए क्या है, वो सीमेंट है। जैसे घर बनने में सीमेंट का इस्तेमाल होता है, उससे मेरा घर मजबूत नहीं हो सकती, वो वैसे है। तो हर किसी की मैं बहुत एहसानमंद हूँ। अकेले लाइफ कभी कंप्लीट नहीं होती। छोटे से घर छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ के बनता है, वैसे लाइफ भी सबके सपोर्ट से बनता है। हम अकेले नहीं चलते हैं कुछ भी। फैमिली, दोस्त, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, और ये शशि, महक, इरम, परमिला, सब मुझसे छोटी हैं। और परमिला तो तभी भी 25 की होंगी, और शशि, इरम, महक, ये सब तो 18-19 साल की। सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब तो मेरी एक नई दोस्त बनी है, वो तो सिर्फ 9 साल की है तो सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की। बस मेरे बच्चा का तबीयत खराब, मेरी बच्चा सही हो जाए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही। इससे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या हो सकता है कि एक औलाद बस सही हो जाए। माँ के लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट यही होती है। और एक बेटी के लिए कि उसकी माँ सही हो जाए। जब मेरी माँ बीमार होती है तब यही, मेरी खाला भी बीमार है, वो भी अच्छी हो जाए, तो बस मेरे लिए खुशियों का यही पल होगा। खैर, मैं बीमारियों से नर्वस नहीं होती हूँ, क्योंकि बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं। अगर बीमारियाँ ना होती तो आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, छोटे से छोटे डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, छोटे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। तो बीमारियाँ सब, मतलब ये है कि हर जगह भीड़ होने का, हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक पे भीड़ होने का मतलब यही है कि हर तरफ बीमारियां हैं। और मतलब दवाइयाँ इतना बन रही हैं, तो बीमारियां होंगी तभी दवाइयों का इस्तेमाल यूटिलाइज़ होगा ना। तो ये मैं कभी नहीं कहती कि अल्लाह ने मुझे इतनी बीमारी दे दी है। बीमारी, सबके पास बीमारियां हैं, और सबका सलूशन भी है। हाँ, जो लोग दवाई बिल्कुल नहीं करा पाते, अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए अफ़सोस है। अल्लाह उनको इस लायक बनाए कि मतलब अपना दवाइयाँ अफोर्ड कर सकें। यूनिवर्स उनको इस तरह लायक बनाए। और मैं इसके लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यूनिवर्स की कि मुझे ऐसी फैमिली में पैदा किया जहाँ मेरी दवाइयाँ, इतनी महंगी दवाइयाँ, इतने महंगे ऑपरेशन मेरी अम्मी सब अफोर्ड कर लेती हैं। तो मैं इसके लिए भी यूनिवर्स की शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैंने तो ये फैमिली नहीं चुनी थी, यूनिवर्स ने मुझे इस फैमिली में पैदा किया। तो नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ होती, शायद मेरा ऑपरेशन ना हो पाता, या ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में होता, या इस तरह की अच्छी ट्रीटमेंट ना मिल पाती जो मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए। तो मैं इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ, और यूनिवर्स की शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं जा रही थोड़ा सा लंच करने के लिए, क्योंकि मुझे लंच करना, मुझे भूख लग गई है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी शोना के साथ लेटी हूँ। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। कितना अच्छा लग रहा है।
रमज़ान में ये रोड टूटा था और अब इस रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है इतने दिनों के बाद। मेरे लिए कितनी खुशी का पल है आप तो सोच नहीं सकते हैं। मैं कब से इसका इंतज़ार करती थी। रमज़ान अप्रैल में, हाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 7 महीने के बाद ये बन रहा। इतनी मुश्किलात होती थी कि मैं क्या बताऊँ। रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे भी ये हॉस्पिटल के आगे वो हॉस्पिटल है, यहीं से लेती हूँ। और इसके बगल एक दुकान है और उसके बगल फिर मेरे भाई का घर है और उस भाई का घर भी है और उसी में उसका होटल भी है, रेजिडेंसी और होटल भी है, नीचे रेस्टोरेंट भी है। और इसके आगे वाली गली में मस्जिद है। उधर से मेरी बेस्टी के घर का एक दरवाज़ा इधर से खुलता है, एक उसके आगे वाली गली में खुलता है। बहुत खुशी हो रही है कि ये रोड बन गया, वरना बहुत ख़राब लग रहा था। अब बहुत खुशी हो रही है इस रोड को देख के। बेशक टाइल्स लगवाना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर है कि इसके नीचे ना ही कोई पिलर है ना ही कोई सहारा है, तो इसलिए मुझे डर लगता है, बस इसमें नहीं लगवाती हूँ। मेरी बच्चा सो रही है तो ये इधर भी दिल लगा हुआ, मेरे बच्चा सो रही है तो वो एक डस्टिंग का कपड़ा जो दरवाजे में लगा हुआ ना, वो डस्टिंग का कपड़ा मैं ऐसे गीला करके लगा धुल के रखे रहती हूँ। मतलब हाथ पोछने का कपड़ा, ये हाथ पोछने के लिए, या कभी पानी गिर गया कुछ तो टेबल। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि रोड बन रहा है। ये काऊ और काऊ का बच्चा जा रहा है, मम्मा बेटा। कितना अच्छा लग रहा है ना मम्मा बेटा के साथ में रहने से। ऐसे आज मेरी बेटा मेरे साथ है, आंवला जा रहे हैं। मेरे रोड पे हर चीज़ बिकते हुए जाती है, जैसे कपड़े, कंबल, सब्जियां। सामने चिकन की शॉप है, मटन की शॉप नहीं है, फ़िश की शॉप नहीं, तो वो चाहिए भी नहीं यहाँ पर। मुझे खून ख़राब है, नहीं चाहिए। चिकन की शॉप भी मुझे बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन मेरे बस में तो सबकी दुकानें नहीं है। कपड़े, किराना और रेस्टोरेंट भी है दो, एक मेरे भाई के हैं, एक आगे सत्यम बेकरी में रेस्टोरेंट है। और उधर फैंसी कपड़ों के पूरे वो थे जो यतीम खाना खुला हुआ आर्फनेज था महाराजा साहब का, वहाँ पर उन्होंने मार्केट बनवा दिया। तो वहाँ पर हर तरह की शॉप है, हार्डवेयर शॉप भी वहाँ पर है, कपड़े के भी हैं, लस्सी के भी हैं, बिरयानी के भी हैं, हर चीज़ की शॉप है। दो बेकरी, एक सत्यम बेकरी, एक मेरे बगल में मामा की बेकरी जहाँ से मैं हमेशा सामान लेती हूँ। मेरे बगल में मेरे खाला का घर है और खाला के घर के बगल में वो मामा की दुकान है जो बेकरी की है। पान की दुकान और ऐसे चाय के स्टॉल जहाँ समोसा और छोले वगैरह मिलते, जो लोग बैठ के चाय पी सकते हैं, मतलब ऐसी खुली दुकान जो होती है वो भी। दवाइयों की बहुत सारी दुकान है, फिर हॉस्पिटल के सामने है। सब्जी की दुकान भी एक है, किलो के कपड़े की दुकान है और एसी वगैरह बनने की भी दुकान है, एसी फ्रिज सब चीज़ों की दुकान है। मत हो जाती है, नगर पालिका भी है और पैथोलॉजी भी है, 1-2 मेडिकल स्टोर। तो मेरे शॉप पे 1 2 3 4 और 5 6 मेरी इस रोड पे 6 मेडिकल स्टोर्स भी हैं और ब्यूटी पार्लर भी सामने है ये। और मेरा मामा की दुकान है, वहाँ पर तो आपको दुनिया की हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, हर तरह के कपड़े अनस्टिच, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। मेरा मामा के यहाँ दुपट्टे, कर्टेन, कंबल और जेंट्स के कपड़े, वुमेन के कपड़े अनस्टिच। वो हॉस्पिटल के उधर बगल में जो साइड में रोड है बाईं तरफ, उधर से जाएंगे तो वहाँ पर भी एक ब्यूटी पार्लर है और नूरी क्लोथ स्टोर के कम से कम 8-10 दुकानें उन्हीं की फैमिली के, जहाँ पर आपको कर्टेन, बेडशीट्स और ब्लैंकेट, दोहर, इसका मतलब पूरा इसी का हब है। मेरे मेराज मामा के यहाँ कपड़े मीटर से कपड़े के पूरा हब है। आप किसी भी तरह के कपड़े ले सकते हैं, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन के और लिहाफ के कवर बनाने के लिए, दोहर बनाने के लिए, फैंसी कपड़े मीटर में कुछ भी चाहिए। मतलब पूरे बलरामपुर में 1 एंड 1 सोल्यूशन की शॉप है ये क्लोथ के मामले में, कि आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। और अब तुम्हारे विराट मामा ब्लैंकेट भी 3 साल से रखने लगे हैं, ब्लैंकेट्स भी आपको मिल जाएंगे। बेडशीट भी हैं, मतलब बेडशीट थोड़ी भी कम क्वांटिटी में, लेकिन और सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बेडशीट के लिए आपको मीटर से कपड़े मिल जाएंगे, अच्छे आप कपड़े लेके प्लेन और डिज़ाइन भी करवा सकते हैं टेलर से। तो मतलब हर सोल्यूशन है, बहुत बड़ी शॉप है अंदर तक। मेरा बेटा छो के उठ गया है और मम्मा बेटा इंजॉय कर ले, अच्छे से इंजॉय कर ले ना मम्मा बेटा, अच्छे से इंजॉय कर ले। मेरे बच्चे को बुखार थोड़ा उतर गया, मेरे बच्चे का, मेरा बच्चा रोड देखने आया है।
अभी मैं अपने बाबू को गोद में लिए थी तो नहीं ले पाती हूँ, बाबू बड़ा हो गया है ना, बाबू मम्मा के बराबर होने लगा, इसीलिए मम्मा गोद नहीं ले पाती है बाबू को। तुरंत रोलर से बराबर हो जाता है ना बाबू। अपनी बेटा के लिए ऑयल गरम करके ले आई हूँ। मेरा बेटा देखिए लेट गया है, भागी जा रही थी अपनी अम्मा खाला के पास में, मगर ये वो क्या था बेटा, वो जो हम लोग देखते हैं माशा एंड द बियर के चक्कर में रुक गई। और तो मैं इनके लिए ऑयल गरम करके ले आई हूँ। इनको थोड़ा सा पूड़ी और छोला भी मैंने खिला दिया है और 2 टेबलेट खिला दी है, 2 टेबलेट बाकी है क्योंकि ये सिरप नहीं पी पाती है, टेबलेट ही पी पाती हैं। ये अपनी अम्मा के पास भागी जा रही थी तो फिर बड़े मुश्किल से रुकी, अगर ये भाग जाती तो मैं शॉप पे चली जाती। नींद तो मुझे बहुत तेज़ लगी है लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी ना, मेरी दुकान खुली और मैं आराम से लेटी रहूँ, उन्हें ये तो पॉसिबल ही नहीं था, मैं भाग जाती दुकान पे। लेकिन ये रुक गई तो फिर इनको छोला पूड़ी खिलाया मैंने, क्योंकि सुबह से सिर्फ ये थोड़ा सा बिस्किट और मूँगफली वाली जो दाल मोठ होती वो खाई थी। तो इनको मैंने छोला पूड़ी आधा खिला दिया, आधा पूड़ी रखी थी और छोला खिला दिया है और इनको 2 टेबलेट खिला दिया, 2 बचा हुआ है और इनको मैं मालिश करने जा रही हूँ। इनको मालिश कर दूँ मैं अपने बच्चा को। गर्म तेल, थोड़ा गुनगुना तेल है ना, इससे सर्दी निकल जाती पैरों में लगाने से, हमेशा सुना है और मुझे भी ऐसा फील हुआ है तो वही लगा दूँ। देखिए इनको मालिश करने के लिए इनकी पैर के नीचे तेल की मालिश करनी है ना, तो पैर के नीचे मैंने ये गद्दी बिछा दी है। ये इनके बचपन की गद्दी है, अम्मी बिछाती थी जब इनको पैम्पर एलर्जी करने लगे था, तब अम्मी इनको ये बिछाने के लिए जाने लगी थी और कपड़े वपड़े बांध जो होते हैं ना, खतोला वतोला बांध के, वो नहीं लंगोट बांध के, तो यही गद्दी मैंने इनके लिए बिछा के रखा। तेल किसी को भी लगाती हूँ मैं, हाथ में पैर में, किसी को भी क्या, इन्हीं को लगाना था तो फिर जानू को लगाती थी। तो जानू के लिए नीचे कोई चादर पुरानी बिछा लेती थी और इनके लिए जैसे उनके पैरों में कभी कोई मालिश करती थी तो, और इनके लिए मैंने ये गद्दी लगा दी है। हमेशा इनके लिए मालिश करती तो ऐसे गद्दी लगा के करती हूँ अपने बच्चा का। देखो बेटा ऑयल में हाथ पैर मत मारना, ठीक है, हाथ मत मारना, पैर तो यहाँ पर है अपने बच्चों का। बच्चों बात नहीं कर रहा मम्मा से, बात नहीं कर, फिर हाथ मारने जा रहा है मेरे ऑयल पे, बमाची कर लाए मम्मा को पहचान कर लाए, पहचान कर लाए। अब इनका मैं दोनों हाथ से मालिश करने जा रही हूँ, इनका दोनों हाथ से मालिश करने के लिए तो मोबाइल रख रही हूँ मैं अपनी बेस्टी के यहाँ आ गई थी क्योंकि बाबू भाग गए थे खाला के घर और मुझे बहुत तेज़ नींद आई थी। अम्मी ने कहा चाय बना दो, नहीं तुम्हारी तरफ नहीं है कैमरा, इधर है कैमरा, तुम्हारी तरफ नहीं है। तो फिर मैं बाबू चली गई थी खाला के घर, फिर मैं लेटी थी सोने के लिए, अम्मी कहीं चाय बना दो, मैंने कहा कि अम्मी अभी मेरी नींद आ रही, मैं सो जाऊँ, फिर चाय बना, थकी हुई थी मैं भी। और जो मैं आँख बंद हुई तो मुझे मेरी खालक की तकलीफ़ के एहसास होने लगी, खालक को मतलब सांस फूल रही है ना, अजीब अजीब एहसास हुआ। उसके बाद इतनी घबराहट कि मैं क्या बताऊँ। फिर गोलू भाई आ गए, मैंने अफरुल भाई का शॉप बंद करवा दो तब मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा कि शॉप तो बंद है, शॉप खुली है, मैं लेटी हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर भी सुकून नहीं मिला। और मेरा नेट बहुत ज़्यादा खा लिया आज मोबाइल अपलोडिंग में, फिर मैंने कहा मैं बेस्टी के घर जा रही हूँ, उसका 5G का मोबाइल है तो उससे मैं नेट भी ले लूँगी, बेस्टी से बात भी कर लूँगी, मन भी बहल जाएगा। तो खैर मैंने बेस्टी को फ़ोन करके पहले बता दिया मैं आ रही हूँ, मेरी चाय बना ली। तो मेरी बेस्टी ने चाय बना लिया, गोलू भाई और मैं आए, दोनों चाय को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आती मैं आराम से बैठी रहती हूँ। ऊपर वाला घर नया बना था तो वो ईंटे का था, वो प्लास्टर हो रहा, मैंने बेस्टी से आज ही कहा था कि प्लास्टर हो रहा तो अच्छा, हम लोग ठंडी की रातों में जाके छत पे बैठते थे तो किचन बाथरूम बना में, हम लोग किचन वो यूज़ नहीं हो रहा, उसमें से बर्तन तो रखे, हम लोग उसमें बैठ के जनवरी की रातों में वहाँ बैठ के बात करते थे 11 बजे रात तक। तो मैंने बेटी से आज ही कहा कि प्लास्टर हुआ जा रहा तो अच्छा है, दरवाज़ा भी लग जाएगा, खिड़की भी लग जाएगी, फिर हम दोनों बैठ के गप्पे। तो बेटी मेरी उसको लगा कि ये तो हमेशा कहानी सुनाती रहती है, आती नहीं है कभी, देखो मैं आज ही आ गई, इसलिए मेरा घर यहाँ सेफ रहे, बना रखा रहे, मैं जब मर्जी तब आती रहूँगी